ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड जिया से होती है, जो कि अभी हॉस्पिटल में थी एंड डॉक्टर उसे बता रहा होता है कि उसे ब्रेन कैंसर हो गया है और ट्यूमर ऐसी जगह पर है जहाँ पर सर्जरी होना इम्पॉसिबल है, इसलिए अब उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की ज़िंदगी बची है। तो ये सब सुनने के बाद जिया सोचती है कि वो कितनी अनलकी है। फिर वो हमें बताती है कि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि एक पावरफुल कल्टीवेटर है। जब वो अपनी कल्टीवेशन कर रही थी तभी वो अपर रियल में जाना चाहती थी, पर फिर उसके ऊपर बिजली गिरने की वजह से वो मर गई। और फिर जब दोबारा उसकी आँख खुली तो वो इस बेकार नॉवल के अंदर पहुंच गई। और उसे सबसे बुरी बात ये लगती है कि वो जिस लड़की की बॉडी के अंदर रीबॉर्न हुई है वो असल में इस नॉवल की साइड विलेन कैरेक्टर है, यानी वो कैरेक्टर जिसका फ्यूचर पहले से ही बर्बाद लिखा हुआ है। चिया को यहाँ धीरे धीरे पता लगता है कि वो असल में सॉन्ग फैमिली की फेक डॉटर है। जब वो छोटी थी तो वो गलती से बदल के सॉन्ग फैमिली की बेटी बन गई थी, लेकिन अब सॉन्ग फैमिली की जो रियल बेटी है वो वापस आ चुकी है। और अब स्टोरी उस पॉइंट पर पहुंच गई है जब वो रियल डॉटर निंग उसे नील डाउन करके उससे भीख मांगने बोलेगी, ताकि फिर वो उसे इस फैमिली में रुकने का मौका दे, नहीं तो उसे सॉन्ग फैमिली से निकाल दिया जाएगा। और जिया को पता होता है कि स्टोरी के हिसाब से कैसे वो उसे माफ़ी मांगेगी, पर उसके बाद पूरी सॉन्ग फैमिली उसे किस तरीके से टॉर्चर करेंगे और आखिर में मार देंगे। लेकिन जिया तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद बिल्कुल पैनिक नहीं होती। अब जब यहाँ वो रियल डॉटर निंग उसे कहती है कि तुम नील डाउन करके मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं मान जाऊँ और तुम्हें अपनी फैमिली में अभी भी रहने दे दूँ, पर जिया तो उसे सीधा मना कर देती है और सोचती है कि वो इतनी पावरफुल कल्टीवेटर रही है और ये लड़की उस तरीके से उसकी बेइज्जती करना चाहती है तो ये तो उसके सपने में ही होगा। और फिर जिया निंग को पकड़ के उसका फेस यहाँ पर टॉयलेट सीट में डाल के उसे डुबो के गंदा कर देती है और इसे यहाँ से मजा चकार कर वो खुश होकर निकल रही होती है। तब यहाँ पर फिर निंग की मॉम उसे पूछने लगती है कि निंग कहाँ पर है, तो जिया बताती है कि वो टॉयलेट गई हुई है। तो फिर यहाँ पर उसकी अडॉप्टिव मॉम उसे कहने लगती है कि जंग फैमिली तुम्हें पिक करने आ गए तो जाओ, उन्हें ज़्यादा वेट मत करवाओ। तो जिया कहती है कि ठीक है। तभी इतने में पीछे से निंग की आवाज़ आ रही होती है कि जिया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो ये जल्दी से यहाँ से भागकर बाहर आती है और उसका रियल ब्रदर हान जो कि उसे पिक करने आया होता है वो उसे कहती है कि हम लोग जल्दी से निकलते हैं, और फिर वो कार में बैठकर उसके साथ चली जाती है। और फिर अब निंग यहाँ पर पूरी गंदी हो चुकी होती है तो उसे वॉमिटिंग हो रही होती है और उसकी मॉम उसका ऐसा हाल देखकर क्लीनिंग कंपनी को कॉल करती है क्लीनिंग सर्विस के लिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिया जब अपने भाई हान के साथ कार से जा रही होती है तो हान सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि सॉन्ग फैमिली में इसे अच्छे से रखा जा रहा होगा, पर लगता नहीं ऐसा है। फिर हान जिया को बता रहा होता है कि मुझे अभी कंपनी में ज़रूरी काम है तो तुम्हें मैं वहाँ साथ लेके चलता हूँ, उसके बाद हम लोग साथ में घर जाएंगे। जिया कहती है कि ठीक है ब्रदर। तभी हान उसे कहने लगता है कि दोबारा अगर कभी सॉन्ग फैमिली तुम्हें बुली करे ना तो मुझे बताना, हमारी पूरी फैमिली तुम्हारे सपोर्ट में, हम लोग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये सुनकर जिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो मन में सोचती है कि फैमिली होना ऐसा फील होता है। मैं 30,000 साल तक अकेली रही हूँ और पहली बार लाइफ में मुझे पेरेंट्स और 4 ब्रदर्स मिले। वैसे तो अब मेरे पास ज़िंदगी के सिर्फ 2 ही साल हैं, लेकिन इन 2 साल को भी मैं बहुत ही अच्छे से जीऊँगी और इस फैमिली के साथ पूरे दिल से रहूँगी। तभी उसकी ये सारी मन की बातें उसके भाई हान को सुनाई दे रही होती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो रहा होता है कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तभी जिया कसम खाकर कहने लगती है कि भाई आप फिक्र मत करो, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करूँगी और बहुत सारे पैसे जमा करूँगी ताकि मॉम का ट्रीटमेंट हो सके, और मैं थर्ड ब्रदर के ब्राइड प्राइस के लिए भी पैसे जमा करूँगी। तो उसका भाई सोचता है कि वो 10 साल सॉन्ग फैमिली के पास रही है, लेकिन सच में उसे घर की बहुत फिक्र है। जिया सोच रही होती है कि स्टोरी के हिसाब से मेरे थर्ड ब्रदर को उनकी गर्लफ्रेंड ने बस ब्राइड प्राइस में 8,000 युआन ना देने की वजह से डंप कर दी थी, और फिर मेरे थर्ड ब्रदर को कैसे फोर्सली विलेज जाकर रहना पड़ा था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे इस एंडिंग को चेंज करना होगा। तभी ये सारी बातें भी सुनकर हान शॉक होता है और कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। तो जिया कहती है कि भाई मैंने कुछ नहीं बोली। तो फिर वो सोचता है कि फिर मैंने क्या सुना कि ये 30,000 साल जी चुकी है और ये 8,000 युआन ब्राइड प्राइस। वो सोचता है कि यानी ये सब मैंने इसकी मन की बातें सुनो। फिर वो जिया से पूछता है कि बताओ तुम्हारा क्या जॉब करने का प्लान है। तो जिया बताती है कि भाई मुझे फॉर्च्यून टेलिंग का काम स्टार्ट करना है। आपको इस बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मैं फॉर्च्यून टेलिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मैं एक रीडिंग में 300 युआन से ज़्यादा कमा लूँगी, और जल्दी मैं थर्ड ब्रदर की 8,000 युआन ब्राइड प्राइस भी जमा कर लूँगी और फिर और भी पैसे कमाऊँगी और मॉम का भी ट्रीटमेंट करवाऊँगी। वो सोचती है कि मुझे पता तो नहीं है कि मेरी मॉम को क्या बीमारी है, लेकिन उन्हें ठीक करने के लिए मैं हर तरीके की हीलिंग स्पेल यूज़ करूँगी और उन्हें ठीक करके रहूँगी। अभी उसकी ये सारी बातें सुनकर हान तो शौक भी जा रहा होता है, और तभी जिया कहती है कि भाई आप मुझे ये काम करने दोगे ना, पर वो उससे मना कर देता है
फिर इसके बाद जब ये लोग यहाँ लिफ्ट में होते हैं तो जिया लिफ्ट को देखकर बड़ी खुश हो रही होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि यानी ऐसी लिफ्ट होती है। तब यहाँ पर उसका भाई हान सोच रहा होता है कि मुझे जिया की सारी मन की बातें सुनाई दे रही है। फिर हान अपने ऑफिस की तरफ जा रहा होता है और कंपनी के सारे एम्प्लॉयज बारी बारी उसे खड़े होकर गुड मॉर्निंग कर रहे होते हैं। ये सब देखकर जिया सोचती है कि ये क्या चल रहा है। मुझे उस लड़की निंग ने तो बताई थी कि मेरा भाई कंपनी में छोटा सा जूनियर क्लर्क है, लेकिन भाई को देखकर तो लग रहा है कि उनकी तो बड़ी सीईओ वाली एंट्री हो रही है। फिर वो अपने भाई के पीछे पीछे यहाँ ऑफिस लगाती है जहाँ पर पहले से ही एक बंदा उसके भाई हान से मिलने के लिए वेट कर रहा होता है और वो कोई और नहीं सॉन्ग फैमिली का बेटा है यानी कि निंग का भाई। वो जिया को देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। देखो मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी सॉन्ग फैमिली तुम्हें वापस कभी नहीं लेंगे। तुमने इतने सालों तक मेरी सिस्टर की जगह लेकर लाइफ के बहुत मजे करी हो, लेकिन अब नहीं। तो जिया उसे यहाँ पर छुड़ा देती है कि वो उसकी फैमिली में जाना भी नहीं चाहती है। तो फिर वो चिल्लाने लगता है कि फिर तुम यहाँ कर क्या रही हो, निकलो यहाँ से। तो तुरंत ही हान उसे तमीज में रहने के लिए बोलता है और बताता है कि ये मेरी सिस्टर है। ये सुनकर चैन को शौक लगता है कि ये जिया का बड़ा भाई है, लेकिन मैंने तो सुना था कि जियांग फैमिली तो बहुत ही गरीब है और उसका बड़ा भाई छोटा मोटा कोई वर्कर है, लेकिन नहीं ये तो इतना बड़ा इन्वेस्टर किंग निकला। तभी हान उसे पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी मुझसे बिजनेस की बात करनी है। तो चैन उसे अच्छे से बात करते हुए बैठने बोल रहा होता है। फिर यहाँ पर जिया भी इसे चिढ़ाते हुए अपने भाई के साथ बैठ जाती है। फिर जिया अपने भाई से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी होती है और मन में सोचती है कि यानी तुम्हारी फैमिली तुम्हारी साइड ले तो इतना अच्छा फील होता है। वो सोचती है कि मेरा बड़ा भाई तो इतना ज़्यादा स्टाइलिश है और उसकी प्रेजेंस भी इस सॉन्ग चैन को भी आउटशाइन कर रही है। ज़रूर वो निंग इतनी बड़ी ब्लाइंड होगी जो वो इतना अच्छा भाई छोड़कर चैन को अब अपना भाई बनाकर खुश हो रही होगी। तो फिर चैन यहाँ पर हान को अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल दे रहा होता है और बता रहा होता है कि उनका ये एआई प्रोजेक्ट बहुत ही कमाल का है और बहुत सारे लोग उसके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसने फिर भी हान के साथ प्रोजेक्ट करना कंसिडर किया। फिर यहाँ पर हान प्रोजेक्ट प्रपोजल देख रहा होता है और जिया उसे देखकर सोचती है कि भाई को देखकर लगता है कि वो बहुत ही गुड लक वाले पर्सन है, लेकिन आखिर अभी उनके आसपास इतना काला धुआं क्यों नजर आ रहा है। वो सोचती है कि अच्छा तो कोई मेरे भाई की लक के साथ मैसअप करना चाहता है और उनके साथ फ्रॉड करना चाहता है। वो यहाँ पर चैन को देखकर गुस्सा हो रही होती है और सोच लेती है कि इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी यहाँ पर फिर हान तो चैन के प्रोजेक्ट प्रपोजल की तारीफ करता है कि ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो तुरंत ही चैन कहने लगता है कि फिर हम लोग ये बिजनेस डील फाइनल करते हैं और पेपर साइन करते हैं। पर जिया तुरंत ही प्रपोजल लेकर चैन से कहने लग जाती है कि तुम मेरे भाई के साथ फ्रॉड करना चाहते हो। तुमने दूसरी कंपनी के 2 प्रोग्रामर्स को ढूंढा जिन्हें फायर कर दिया गया था और तुमने उनकी मदद से ये फेक डेटा तैयार करवाया और तुम मेरे भाई को फ्रॉड में फंसाकर उसके पैसे लूटना चाहते हो। तो ये सुनते के साथ ही चैन उसे चिल्लाने लगता है कि मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा हूँ। और वो हान से कहने लगता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी कुछ नंबर्स की उसने गलती नहीं की है, सब कुछ बिल्कुल वैलिड है। इसलिए मिस्टर हान आप प्लीज़ इस जिया के ऊपर बिल्कुल यकीन मत करो। ये जब से छोटी थी तब से कोई काम की नहीं थी, इसके तो हमेशा ग्रेड्स भी इतने खराब रहे, इसलिए आप इसकी एक बात पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। फिर जिया चैन की ये पोल खोल रही होती है कि असल में वो जिस 2 प्रोग्रामर की बात कर रहे हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया वो असल में दूसरे कंपनी के स्पाई रह चुके हैं, इसलिए उन्हें निकाला गया था। हान अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर चैन को यहाँ से बाहर करवाने के लिए बोल देता है और जिया इन लोग के सामने यहाँ पर पुलिस को कॉल लगाती है और वो चैन के बारे में कंप्लेन कर देती है कि कैसे वो दूसरी कंपनी के 2 स्पाइस के साथ मिला हुआ है और वो अभी यहाँ जियांग कंपनी में, तो आप उसे आके अरेस्ट कर लो। तभी उसका भाई हान ये सब देखते हुए सोचता है कि आखिर सॉन्ग फैमिली में उसके साथ क्या हुआ है जो वो इस तरीके से चेंज हो गई है। फिर जिया उसे कहने लगती है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो क्यों ना हम लोग कुछ अच्छा खाने चले। तो वो कहता है कि ठीक है फिर चलो चलते हैं। तभी जिया अपनी मैजिक पावर से अपने भाई के पीछे एक प्रोटेक्शन कवर डाल देती है ताकि अभी के लिए वो बुरी एनर्जी से उसके भाई को सेफ रखा जा सके। और फिर यहाँ जिया अपने भाई के साथ स्ट्रीट फूड खाने आई होती है जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक होता है कि तुम इस अच्छे खाने की बात कर रही थी। तो जिया बताती है कि हाँ ऐसे बारबेक्यू खाना ही सबसे ज़्यादा अच्छा खाना है। फिर वो पेट भर के बहुत सारा खाती है और फिर वो स्ट्रीट फूड स्टॉल की ओनर यहाँ पर जब बिल लेने के लिए आती है तो जिया का भाई हान बिल पे करने के लिए कार्ड देता है। तो बताती है कि कार्ड यहाँ पर नहीं चलेंगे, आपको कैश देना पड़ेगा। तो फिर उसके पास सिर्फ 300 युआन कैश में होते हैं। तो ओनर पूछती है कि फिर बाकी के 500 युआन कौन देगा। तभी यहाँ पर जिया कहती है कि ब्यूटीफुल लेडी मैं आपकी इसके बदले में फॉर्च्यून टेलिंग कर सकती हूँ। तभी जिया का भाई यहाँ पर कहता है कि मैं अभी कॉल पे बात करके आता हूँ और फिर वो साइड में आकर अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे 500 युआन कैश में यहाँ पर लाने के लिए बोल देता है। तभी जिया तो इस लेडी को उसकी फॉर्च्यून बता रही होती है कि उसका हस्बैंड उसे कहीं घूमने लेके जाना चाहता है ना, तो वो हाँ बोलती है।
जिया बताती है कि असल में तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें हाइकिंग के लिए लेकर जाएगा और बहुत ही ऊंचाई पे लेकर जाकर वो तुम्हें ऊंचाई से ढकेल देगा और तुम्हारा जो ये होने वाला बच्चा है वो भी मर जाएगा। ये सुनकर वो लड़की शॉक हो रही होती है और तब यहाँ पर हान जल्दी से जिया को लेकर जाने लगता है और वो सोनर से कह देता है कि वो 500 युआन अभी किसी के जरिए भिजवा देगा। जिया यहाँ पर उस सोनर को आवाज़ देते हुए जाती है कि वो जो भी कह रही है वो सब सच है। फिर इतने में इस लेडी को यहाँ पर अपने हस्बैंड की कॉल आती है और वो उसे कह रहा होता है कि वो उसे वीकेंड पर हाइकिंग के लिए लेकर जाना चाहता है। तब तो ये भी समझ जाती है कि जिया ने बिल्कुल सही बताई है। फिर जिया का भाई उसे कार में लाकर उसकी सीट बेल्ट वगैरह लगा रहा होता है तो कहती है कि भाई मेरा बात करके ख़त्म नहीं हुआ था। तो हान कहता है कि देखो अभी फालतू चीज़ें मत करो, अभी हमें घर चलने में लेट हो रही है। तो सोचती है कि लगता है भाई को यकीन नहीं आ रहा कि मैं सच में फॉर्च्यून टेलिंग कर सकती हूँ। फिर इसके बाद जिया का भाई जब उसे घर लेकर आ जाता है तो वो इतना बड़ा लग्जरियस घर देखकर बहुत ज़्यादा शॉक होती है और सोचती है कि मेरा भाई तो बस एक मामूली सा वर्कर है ना, तो उसके पास इतना बड़ा घर कैसे, क्या भाई मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तब यहाँ पर उसकी सारी बातें हान सुन रहा होता है और जिया उससे पूछने लग जाती है कि भाई अभी जो आप कार चला के मुझे लेकर आ रहे थे वो ही बहुत ज़्यादा फैंसी लग रही थी और अब ये मत कहना कि ये बड़ा सा लग्जरियस घर भी आपका है। तो फिर यहाँ पर हान बहाने करके कहता है कि मेरे असिस्टेंट का है। तो ये सुनकर जिया कहती है कि आखिर किस असिस्टेंट के पास इतना बड़ा घर होता है। फिर वो सोचती है कि क्या पता वो असिस्टेंट कोई सीक्रेट रिच फैमिली का बेटा होगा। तो फिर उसकी मन की बात सुनकर वो उसे कहता है कि हाँ वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और इसलिए उसने मुझे ये घर रेंट पे रहने को दे दिया है। तो ये सुनकर जिया सोचती है कि भाई तो कितने ज़्यादा अच्छे जो उन्होंने मेरा वेलकम करने के लिए इतना अच्छा घर रेंट पे ले लिए। वो उसे कहने लगती है कि बिग ब्रदर आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इस घर में अच्छे से रहूंगी और कोई भी चीज़ तोड़ूंगी नहीं और आपके लिए कोई मुश्किल नहीं करूंगी। तो फिर हान उसे समझाने लगता है कि जिया तुम फिक्र मत करो, हमारी फैमिली इतनी भी ज़्यादा गरीब नहीं है और इसे तुम अपना ही घर समझ के रहो। तो वो सोचती है कि भाई मुझे इसलिए ऐसे बोल रहे हैं ताकि मैं ज़्यादा प्रेशर ना फील करूँ। फिर हान बता रहा होता है कि उसे अभी ज़रूरी काम के लिए थोड़ा देर के लिए जाना होगा। तो वो कहती है कि भाई आप जाओ, फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल अच्छे से रख लूँगी। तब यहाँ पर फिर हान निकलते हुए पुलिस से कॉल पे बात करता है और पुलिस उसे बताते हैं कि आपकी सिस्टर ने बिल्कुल सही बताई थी, वो दोनों एम्प्लॉय सच में स्पाई थे जिन्हें हमने अरेस्ट कर लिए। तो हान तो यहाँ पर अपनी सिस्टर जिया से इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ से फिर जाता है। फिर यहाँ जिया टीवी में न्यूज़ देख रही होती है जिसमें उन्हीं स्पाई को अरेस्ट करने के बारे में बताया जा रहा होता है और ये भी कि किसी अननोन लड़की ने उन स्पाई को पकड़ने में मदद करी और उसे रिवॉर्ड में 2 लाख मिले। और फिर जैसे यहाँ पर जिया को 2 लाख रिसीव हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि रिवॉर्ड इतना ज़्यादा मिलता है। वो खुश होती है कि यानी ऐसे ही अच्छे काम करके मैं मेरिट जमा कर सकती हूँ और फिर मैं वापस से अपनी दुनिया में रिटर्न हो सकती हूँ। फिर इतने में टीवी में लाइव स्ट्रीमर्स के बारे में भी बताया जा रहा होता है कि आजकल लाइव स्ट्रीमर कितने सारे पैसे कमा रहे हैं। तो फिर जिया को भी अच्छा आइडिया आ जाता है कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करके फॉर्च्यून टेलिंग कर सकती हूँ और ऐसे में अच्छे खासे पैसे भी जमा कर लूँगी और ऊपर से बहुत सारे मेरिट्स भी कमा लूँगी अच्छे काम करके और ऐसे में अपने बिग ब्रदर की भी हेल्प कर दूँगी। फिर यही सोचकर वो बहुत खुश होती है और तुरंत ही अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट करती है और अपनी ऑडियंस को बताने लगती है कि वो न्यू स्ट्रीमर है और वो सभी के लिए फॉर्च्यून टेलिंग करने वाली है। तो ऑडियंस को ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होती है और फिर उनमें से कोई कोई उससे अपना फॉर्च्यून पूछ भी रहे होते हैं। एक लड़का पूछ रहा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड 3 महीने से उसे डेट करी है पर वो बिल्कुल भी उसके क्लोज आने की कोशिश नहीं कर रही है। तो जिया अपने मैजिक से पता लगाकर उसे बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड लड़की नहीं बल्कि लड़का है। फिर ऐसी जिया और भी 1-2 लोगों के फॉर्च्यून बताती है और उनकी हेल्प करती है तो सभी बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और उसे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स कर रहे होते हैं। तभी हम हमारे मेन लीड शियन को भी देखते हैं जो कि जिया की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है और उसे वो कमेंट करने लगता है कि वो पक्का कोई फ्रॉड होगी ना और ये फॉर्च्यून टेलिंग का वो बस नाटक कर रही है। और फिर शियन रास्ते में जाते हुए एक डॉग के ऊपर पैर रख देता है जो कि उसे काट लेता है पर ज़्यादा नहीं काटता है, इसलिए वो इग्नोर करते हुए यहाँ जिया से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। जिया उसे देखते ही यहाँ पर उसे 4th ब्रदर कहते हुए हेलो करती है। तो फिर वो सोचता है कि अच्छा तो ये मुझे अपना 4th ब्रदर समझ रही है। वो उसे कहने लगता है कि तुम ही वो हो ना जो लाइव स्ट्रीमिंग करके लोगों को उनका फॉर्च्यून बता रही थी। वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि हमारी फैमिली गरीब ज़रूर है लेकिन हम लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग ऐसे गलत काम नहीं करते और तुम तो खुलेआम ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग करके फ्रॉड कर रही हो तो तुम्हें नहीं लग रहा तुम जो कर रही हो वो इलीगल है। तो जिया फिर तुरंत ही उसे कहने लगती है कि ब्रदर आप मुझे गलत समझ रहे हो, आपको अगर यकीन नहीं आ रहा है तो मैं आपके लिए भी फॉर्च्यून टेलिंग कर सकती हूँ और आपको आपका फ्यूचर बता सकती हूँ। तो शीन कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं। तब यहाँ पर जिया पता लगाती है और उसे बताने लगती है कि 4th ब्रदर आपको आज किसी डॉग ने काटा था ना। तो ये सुनकर वो शॉक होता है कि तुम्हें कैसे पता चला। जिया फिर उसे और पता करके बता रही होती है कि असल में जिस डॉग ने आपको काटा है उसे रेबीज है
तो ये सुनकर शियन तो शॉक हो जाता है और जिया सोच रही होती है कि उसका फोर्थ ब्रदर इतना अनलकी कैसे। फिर वो मन में सोची जा रही होती है कि पहले ब्रदर को डॉग ने काट लिया और ऊपर से उनके रूममेट ने उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर भी फंसाया और उन्हें जेल भी हुई। शियन तो शॉक हो रहा होता है कि वो कुछ बोल नहीं रही है और मुझे इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है, लेकिन ये मेरे बारे में जो भी कह रही है वो सब बिल्कुल सच है। वो डर के मारे यहाँ काँप रहा होता है। तो जिया कहती है कि आप तो काँप रहे हो। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। फिर वो तुरंत यहाँ पर उसके सेकंड ब्रदर को कॉल करके कहने लगता है कि मुझे तुरंत ही रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है, मुझे डॉग ने काट लिया है। और फिर शियन तो डर के मारे बेहोश हो जाता है। तो जिया इसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और सोचती है कि अभी तक मेरे सेकंड ब्रदर यहाँ पहुंचे क्यों नहीं। तभी उसका सेकंड ब्रदर लू यहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि असल में डॉक्टर है। जिया उसे देखती रह जाती है, उसका सेकंड ब्रदर तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। फिर यहाँ पर लू भी जिया को देखकर खुश होता है, पर तभी इतने में नर्स उसे बुलाने के लिए आ जाती है और बताने लगती है कि मिस यून ऊपर टेरेस पे चली गई है और बिल्डिंग से कूदने की कोशिश कर रही है। ये सुनने के साथ ही वो कहता है कि तुरंत ही सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पर चलने के लिए बोलो। और वो फिर इन लोग से कहता है कि मैं आता हूँ और वो जल्दी से भाग कर जाता है। तो जिया भी सोचती है कि किसी की जान जा सकती है, फिर वो भी भाग कर चली जाती है। तो यहाँ पर शियन सोचता है कि अरे मेरे इंजेक्शन का क्या। वो भी फिर इन लोग के साथ भाग कर जाता है। फिर हम देखते हैं उस लड़की उनको, जो कि यहाँ टेरेस पे खड़े होकर ऊपर से कूदने के लिए जा रही होती है और कह रही होती है कि उसकी बेटी 4.5 साल की थी और उसके हस्बैंड ने अचानक से उसे बताया कि अब वो मर गई है। तो फिर वो भी अब जीना नहीं चाहती और उसके पास जाना चाहती है। जैसे ही वो ऊपर चढ़ती है तो जिया जल्दी से उसे रोकती है कि कूदना मत, तुम्हारी बच्ची जिंदा है। ये सुनकर यून शॉक होती है और उसे कहती है कि तुम क्या कह रही हो। तो जिया बताती है कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, इसलिए नीचे आ जाओ, नहीं तो फिर तुम और तुम्हारी बेटी अलग हो जाएंगे। जिया बताती है कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारी कजिन तुमसे दूर लेकर गई है। तुम्हारी कजिन और तुम्हारा हस्बैंड मिलकर तुम्हारे पीठ पीछे 6 साल से अफेयर चला रहे और उनके 2 बेटे भी है। ये सुनकर यून कहती है कि तुम क्या कह रही हो। तो फिर जिया बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड को पता है कि तुम्हारा बच्चा किसी और मैन का है, फिर भी उसने तुमसे शादी किया, लेकिन आज तक वो तुमसे कभी प्यार करता ही नहीं और वो बस तुम्हारी फैमिली प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ है। और उसने तुम्हें जानबूझ के तुम्हारी बेटी के मरने के बारे में झूठ बताया ताकि तुम खुद कूद के मर जाओ और फिर उसे तुम्हारी प्रॉपर्टी मिल जाए। इसलिए अगर अभी तुम मर गई तो उन बुरे लोगों की जीत होगी। तो यून कहती है कि क्या तुम सच में सब सच बोल रही हो। तो जिया कहती है कि हाँ मेरे सारे वर्ड सच है, इसलिए अभी जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारा जिंदा होना ज़रूरी है। फिर लू जल्दी से यून को नीचे उतारने में मदद करता है और यून कहने लगती है कि तुम प्लीज़ मेरी बच्ची को ढूंढने में मेरी हेल्प करो, तुम जो मांगोगी मैं वो तुम्हें दे दूंगी, मुझे बस मेरी बेटी से मिलवा दो। तभी इतने में यहाँ पर शियन इसे एक बच्ची की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाने लगता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारी बच्ची है। तो यून पहचानती है कि हाँ यही मेरी बेटी है, आखिर हम उस तक कैसे पहुँचे और उसे कैसे बचाए। तो फिर शियन चेक करके बता रहा होता है कि उसका एड्रेस क्या है और उस बच्ची की पोजीशन अभी है कि वो बहुत फेमस हो चुकी है, कि उसकी फैमिली बहुत ही बीमार हालत में, तो लोग उसका लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। तो इसलिए जो भी बंदों के वो हाथ में वो अभी उनकी काम किए, इसलिए वो लोग कुछ नहीं करेंगे उसे, इसलिए फिक्र मत करो। शियन कहता है कि फिक्र मत करो, हम तुम्हारी बेटी शाह को कुछ नहीं होने देंगे, मैंने अपने लोगों को लगा दिया हूँ तुम्हारी बेटी को ढूंढने के लिए, तो तुम हम पे ट्रस्ट करो और अभी के लिए अपनी कजिन और अपने हस्बैंड को इस बारे में कुछ भी पता मत लगने दो। तो भी यहाँ यून रोई जा रही होती है और कह रही होती है कि प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लो और यहाँ पर फिर लू से संभाल रहा होता है। फिर यहाँ से निकलने के बाद शियन ठीक से चल नहीं पा रहा होता है, तो जिया उसका हाथ पकड़ के कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तभी यहाँ पर लू इन लोग को दूर करता है और वो शियन से पूछता है कि मेरी सिस्टर तुम्हारे साथ क्यों है। तो जिया कहती है कि सेकेंड ब्रदर ये हमारा फोर्थ ब्रदर है ना। तो लू कहता है कि ये शियन है तुम्हारा फियांसी, बचपन से ही तुम लोग की एंगेजमेंट फिक्स है। तो ये सुनकर तो जिया शॉक होती है। शियन फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है और अपना नाम कहता है और कहता है कि अब तो तुम जान गई हो ना मैं कौन हूँ, तो तुम मुझे बताओगी। तो फिर जिया भी उसे हस्बैंड बोल देती है। फिर वो हंसने लग जाता है। तो जिया कहती है कि सेकंड ब्रदर देख लो कैसे मुझे परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर फिर लू शियन को समझा रहा होता है कि जब तक तुम लोग की शादी नहीं हो जाती मेरी सिस्टर से दूर रहो। तो फिर शियन कहता है कि लेकिन ये तो मेरी होने वाली वाइफ है ना। तो लू कहता है कि फिर भी नहीं, मेरी सिस्टर अभी बहुत छोटी है और जब तक वो 30 की नहीं हो जाती तब तक तुम लोग की शादी नहीं होगी। तो शियन कहता है कि सेकंड ब्रदर आप क्या बोल रहे हो, फिर तो हम लोग कितने ज़्यादा ओल्ड हो जाएंगे, फिर बच्चे कब होंगे, आप खुद इतने ओल्ड हो गए हो और आपकी ना शादी हुई है ना बच्चे, तो आप क्या चाहते कि हमारे भी ना हो। तो यून सोचती है कि यून की जो बेटी है शाह वो असल में सेकंड ब्रदर की बेटी है। ये सुनकर लू और शियन दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जो उन लोग से कहती है कि आप दोनों को क्या हुआ। तब यहाँ पर लू तो यही सोच रहा होता है कि अगर जिया ने जो सोची है वो सच है तो उसका मतलब है कि 5 साल पहले मैंने जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था वो कोई और नहीं बल्कि यून है। फिर तो अगर शाह मेरी बेटी है तो मैं किसी भी हालत में उसे प्रोटेक्ट करूँगा।
वो इन लोग से कहता है कि तुम लोग बातें करो, मैं यून को उसके वार्ड में लेकर जाता हूँ। फिर वो उसे लेकर चला जाता है और जिया उसे देखकर सोच रही होती है कि मेरे सेकेंड ब्रदर को भी कितना सफ़र करना पड़ा है। 5 साल पहले उन्हें होटल में किसी ने ड्रग दे दिया था और तभी उन्होंने यून के साथ नाइट स्पेंड करे थे और फिर मॉर्निंग में वो यून के लिए मेडिसिन लाने गए थे। पर दूसरी ओर यून को भी उसकी कजिन ने ट्रिक कर दी थी और उसे झूठ झूठ बता दी थी कि वो पूरी रात किसी भिखारी के साथ थी। तो इस चीज़ का उसके माइंड के ऊपर भी असर पड़ा। वैसे तो वो सेकेंड ब्रदर को लाइक करती थी, लेकिन फिर उसने सोची कि वो उन्हें डिजर्व नहीं करती है और इसी वजह से फिर वो वैन से शादी करने के लिए मान गई, जो कि काफ़ी टाइम से उसे चेस कर रहा था। सेकेंड ब्रदर भी यून को जब भी प्रपोज करने वाले थे, पर उस दिन उन्हें फिर यून की वेडिंग की न्यूज़ मिली, तो फिर उन्होंने उसे प्रपोज नहीं किया। तभी जिया की सारी मन की बातें शियन भी सुन रहा होता है और उसे भी सब पता लग जाती है सारी स्टोरी के बारे में। तभी इन लोग को आवाज़ आती है कि कोई 2 लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो कोई और नहीं यून की कजिन और उसका हस्बैंड होते हैं। दूसरी ओर लू यून से होटल का नाम बताते हुए उसे पूछ रहा होता है कि क्या 5 साल पहले वो वहाँ गई थी। तो फिर वो भी शॉक होती है और कहती है कि क्या उस रात तुम मेरे साथ थे। तो फिर वो बताता है कि हाँ। फिर वो पूछता है कि शाओ यानी कि मेरी बेटी है ना। वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हमारी बेटी को कैसे भी करके बचा के लेकर आऊँगा। तो यून रोते हुए फिर उसे बताने लगती है कि उस रात उसे लगा था कि उसके साथ एक नहीं बल्कि कई लोग थे और वो कितनी ज़्यादा डर गई थी। तो फिर वो जल्दी से उसे हक करके शांत करता है और कहता है कि सिर्फ मैं था, तुम्हें ज़रूर किसी ने इस बारे में सब झूठ बोला है, उसकी बात पर यकीन मत करो। भी उनसे मिलने के लिए उसका हस्बैंड और कज़िन यहाँ पहुँच जाते हैं। तो यून यही सोच रही होती है कि मैं बिल्कुल भी इन लोगों को कुछ पता नहीं लगने दे सकती हूँ। फिर यून का हस्बैंड लू से इस बारे में पूछ रहा होता है कि मेरी वाइफ की कंडीशन कैसी है। तो लू बताता है कि अभी उसे अच्छे से रेस्ट करने की ज़रूरत है, फिर वो ठीक हो जाएगी। और फिर वो यहाँ से यून को देखते हुए बाहर चला जाता है। फिर यून की कज़िन उसे कहने लगती है कि क्योंकि अभी वो ठीक नहीं फील कर रही है तो अभी के लिए कंपनी कौन संभालेगा, तो इसलिए मैं और ब्रदर इन लॉ मिल के कंपनी देख लेंगे। तो जिया कहती है कि तुम लोग को जो करना है करो, मुझे अभी यहाँ पर अकेले रहने दो, मैं अभी ठीक फील नहीं कर रही हूँ। तो लोग कहते हैं कि ठीक है फिर तुम रेस्ट करो और दोनों अपना साथ में खुशी खुशी चले जाते हैं। और फिर यून विंडो से देख रही होती है कि कैसे वो लोग कार के पास जाके किस कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि जिया और शियन यहाँ पर उन लोग को कार में लगे पड़े देख लेते हैं और जिया इन लोग को वीडियो भी बनाने लगती है और मन में सोच रही होती है कि कैसे लोग हैं, यहीं पर ही शुरू हो चुके हैं। अभी शियन उसकी आंखें बंद कर रहा होता है कि बच्चे को ये सब नहीं देखना चाहिए। तो कहती है कि चुप हो जाओ, मैं यहाँ एविडेंस रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिर ये लोग जब हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो लू इन लोग से पूछ रहा होता है कि मुझे शाओ को ढूंढने जाना है, मैं जा सकता हूँ। तो फिर ये लोग उसे रोक रहे होते हैं कि अभी जाना सही नहीं होगा, नहीं तो फिर ये उनके उस हस्बैंड को पता लग जाएगा तो हमारा सारा प्लान खराब होगा। फिर जिया कह रही होती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं जाऊँगी, मुझे फॉर्चून देखना भी आता है और मैं सब पता लगा लूँगी। वो मन में सोचती है कि वो ऐसे मैरिट जमा करेगी तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगी। तो ये लोग पूछते हैं कि वो मैरिट कैसे जमा कर सकती है, क्या वो लोग उसके मैरिट के लिए पैसे भी दे सकते हैं। तो फिर वो बताती है कि मुझे अच्छे काम करके मैरिट जमा करना होता है। तो उसका ब्रदर उससे कह रहा होता है कि अगर वो उसे पैसे डोनेट करे तो फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, उससे ज़्यादा काम नहीं होगा। वो सोचती है कि उसके भाई ने अगर पैसे डोनेट किया तो उसके तो सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे। इन लू से कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैंने शाह को ढूंढने के लिए अपने लोगों को लगाया हूँ। तो जिया सोचती है कि वो लोग क्या ही कर लेंगे, मुझे कुछ ट्रिक्स फाइंड करना होगा। फिर तभी इतने में लू को यहाँ पर हान की कॉल आती है और वो बताने लगता है कि उसे किसी ने यहाँ ड्रग दे दिया है और वो अभी क्लब के रूम नंबर 808 में, वो जल्दी से उसकी हेल्प करने पहुंचे। तो जी और शियन यहाँ क्लब में पहुंचते हैं और हान को ढूंढ रहे होते हैं। तभी इन लोग को देखने मिलता है कि हान के पीछे एक लड़की लगी हुई है और उसे कह रही होती है मिस्टर हान मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो जी इस लड़की को देखकर पहचानती है कि ये तो असल में इस नॉवेल की साइड विलन कैरेक्टर है जो कि अपने बॉस को ड्रग देकर उसे फंसाना चाहती थी। तो लगता है मेरे भाई ने अपने बॉस की जगह वो ड्रिंक कर लिए होंगे। फिर तो अगर ऐसी लड़की के साथ मेरे भाई ने नाइट स्पेंड करे तो वो भी बर्बाद होंगे और हमारी फैमिली भी डाउन होगी। तभी जल्दी से शियन यहाँ पर आकर हान को अपने पास खींच लेता है और कहता है कि इसे मुझे संभालने को दो, ये मेरा फैमिली मेम्बर है। फिर तभी यहाँ क्लब में निंग का भाई चैन भी आ जाता है जो कि जिया को देखकर पहचानता है कि तुम यहाँ भी आई हुई हो। तो जिया भी सोचती है कि ये उसे यहाँ भी मिल गया। वो उसे कहने लगता है कि तुम कितनी बेशरम हो ना, मेरी सॉन्ग फैमिली में आने के लिए तुम यहाँ तक मुझे फॉलो करते हुए आ गई। तो जिया उसे चिल्लाती है कि वो अपनी बकवास बंद करे और फिर जिया इस गोल्डी की लड़की से कहती है कि वो सॉन्ग फैमिली का बेटा है, पता है वो कितना ज़्यादा अमीर है, सोचो तुम अगर उसे फंसाती हो तो तुम्हें कितना फ़ायदा होगा। तो फिर ये लड़की को ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है और वो तुरंत ही चैन को लेकर उसके साथ क्लब के रूम में जा रही होती है और जिया इस तरीके से उन दोनों को ही सबक सिखाकर खुश हो रही होती है। फिर यहाँ पर शियन जिया से कह रहा होता है कि तुम्हें अगली बार ऐसे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट बारी फाइट मुझ पे छोड़ देना और तुम्हारा नी तो ठीक है ना। तो फिर वो सोचती है
कि वैसे मेरा ये फियांसी बड़ा केयरिंग है। तो फिर अपनी तारीफ सुनकर वो खुश हो जाता है। फिर इतने में जिया और शियन दोनों को ही ध्यान आता है कि ब्रदर हान कहाँ पर है। फिर ये लोग उसे ढूंढने जाते हैं और हम देखते हैं कि हान यहाँ बेहोश पड़ा सो रहा होता है। फिर मॉर्निंग में जब जिया की नींद खुलती है तो उसे देखने मिलता है कि उसकी मैरिड पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। वो न्यूज़ में देखती है कि किसी ने उसके नाम पर एक बच्चों का हॉस्पिटल डोनेट कर दिया, जिससे बहुत सारे बच्चों की बीमारी ठीक होने में मदद होगी। तो वो सोचती है कि क्या ये काम मेरे भाई लू का होगा, उन्होंने अपने बॉस को धमकी देकर ये पैसे दिलवाए होंगे, है ना। फिर इसके बाद जिया जब हॉस्पिटल गई होती है तो यहाँ पर उसे सॉन्ग फैमिली का दूसरा बेटा यानी कि निंग का दूसरा भाई मिल जाता है। और वो भी जिया को देखकर यही कहने लगता है कि कल तो मेरे भाई को फॉलो कर रही थी और आज मुझे फॉलो करते हुए आ गई। सोचना भी मत, हम लोग तुम्हें अपनी सॉन्ग फैमिली में वापस लेंगे। हमारी सिस्टर सिर्फ और सिर्फ निंग है, तुम्हें हम अपनी सिस्टर नहीं मानते। तो जिया भी उसे चिल्लाती है कि तुम लोगों ने समझ क्या रखा है कि तुम्हारी सॉन्ग फैमिली में क्या सब कोई इतना आना चाहता है, तुम लोग अपने आप को क्या ही समझते हो। वो उसे कह देती है कि दोबारा वो उसके बारे में ऐसी बकवासें ना करे। तो फिर यहाँ पर ये उसे और भी बातें सुना रहा होता है। तभी यहाँ पर शेन आ जाता है और वो उसे चिल्लाकर कहता है कि जिया मेरी फियांसी है और तुमने उसकी इंसल्ट करे हो, इसलिए अभी उससे माफ़ी मांगो। तो फिर निंग का भाई जिया को बताने लगता है कि तुम्हारा जो ये फियांसी है ना, इसने 10 साल की उम्र में किसी का खून किया था। ये सुनकर शियन सोचता है कि जब वो छोटा था तो उसे क्रिमिनल मिल गया था और उसने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा था। वो सोचता है कि क्या निंग की तरह ये भी मुझे मिसअंडरस्टैंड करेगी, पर यहाँ पर जिया तो कहती है कि नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बहुत ही गुड लुकिंग हो, यही बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये सुनकर शियन कहता है कि तुम्हें पसंद आया तो अच्छी बात है। तो फिर यहाँ पर निंग का भाई जिया को कह रहा होता है कि तुम्हें रिग्रेट होगा। तभी यहाँ पर शियन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि अब तुम जिया से माफ़ी मांगो। तो फिर यहाँ पर इसे सॉरी बोलनी पड़ती है और फिर ये सामने यहाँ पर लू को देखता है तो उसे बात करने आया होता है कि वो उसकी ये हॉस्पिटल को ख़रीदना चाहता है। तो यहाँ पर लू साफ मना कर देता है और फिर वो जिया के बारे में उसे बताने लगता है कि जिया उनकी सिस्टर है और उनकी पूरी फैमिली की आंखों का तारा है और इस तरीके से वो दोबारा उसे कभी बुली नहीं कर सकता, नहीं तो वो लोग पूरी सॉन्ग फैमिली को छोड़ेंगे नहीं। जिया ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर निंग का भाई यहाँ से अपनी बेइज्जती करवाने के बाद चला जाता है और जिया लू को बताने लगती है कि बिग ब्रदर मुझे और मेरिट्स मिल गए, अब मेरे पास बहुत पावर आ गई है तो मैं शाओ को बचा सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि जिया शाओ को यहाँ पर उन गुंडे लोगों से सेफली बचा लेती है जो कि उससे लाइव स्ट्रीमिंग करवा रहे थे। और तभी यहाँ पर फिर लू और शियन भी पहुँच जाते हैं और शियन जिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, अपने आप को ऐसे दोबारा खतरे में मत डालना। तो फिर वो तो ये सुन के ब्लश कर रही होती है और फिर जिया को पता लगता है कि उसे शाओ को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेरिट पॉइंट्स मिले। वो सोचती है कि इतने पॉइंट्स तो मुझे पूरे 10 साल में भी नहीं मिले थे, जितने मुझे एक बार भी मिले। वो खुश होती है। फिर ये सभी मिलकर यहाँ पर यून के साथ उसके घर पे आए होते हैं जहाँ पर यून की कज़िन उसकी बेटी और उसको ठीक देखकर शॉक होती है। और फिर यून के डैड यहाँ पर शाओ को देखकर खुश होते हैं और शाओ कहती है कि ग्रैंडपा अब आप फिक्र मत करो, मैं वापस आ गई हूँ और मैं आपके साथ ही रहूँगी। फिर यून अपने डैड को लू से मिलवाने लगती है और बताती है कि डैड ये शाओ का बायोलॉजिकल फादर है। फिर तुरंत यहाँ पर लू नील डाउन करके उसके डैड को बताने लगता है कि उसे इस बारे में पहले पता ही नहीं था और वो कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहता था। वो बताता है कि असल में वो यून को प्रपोज करने वाला था, पर उस दिन यून ने उसे डायरेक्ट अपनी वेडिंग इनविटेशन दी थी। वो कहता है कि मैं सच पता कर ही नहीं पाया, मैं इतना स्टूपिड था। तो अपने भाई लू की बातों से यहाँ पर जिया इम्प्रेस हो रही होती है कि ये हुई ना बात, भाई आज तो आपको अपने फादर इन लॉ को इम्प्रेस करने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। फिर यून भी यहाँ पर लू की साइड लेते हुए कह रही होती है कि डैड इसमें लू की कोई गलती नहीं है। वो अपने डैड को सच बताती है कि उसकी कज़िन ने उसे ड्रग दी हुई थी ताकि उसे रास्ते से हटाकर वो वारिस की पोजीशन छीन सके। वो बताती है कि डैड इसमें लू की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे नाइट स्पेंड करने के लिए फोर्स करी थी। तो उसके डैड फिर लू को खड़े होने देने के लिए बोल देते हैं। तभी यहाँ पर यून का जो हस्बैंड है वो कहने लगता है कि फिर मैं क्या हूँ। वो ऐसे दिखा रहा होता है कि जैसे वो तो बड़ा शरीफ है। तो यहाँ पर यूनुस की असलियत बताती है कि कैसे उसने ही उसकी बेटी को बेचा था और ऊपर से वो भी उसकी सिस्टर के साथ मिला हुआ था उसे ड्रग देने में, और वो और उसकी सिस्टर मिलकर अफेयर चला रहे और दोनों साथ में उसकी प्रॉपर्टी छीनने की प्लानिंग कर रहे थे। तो वो तो शॉक हो जाता है कि यून को इस बारे में सब पहले से पता है। तभी शाओ भी यहाँ पर बताने लगती है कि ग्रैंडपा ये एविल वुमेन और इस मैन ने मिलकर ही मेरी मॉम और मेरे साथ ऐसा करे, आप इनके ऊपर ट्रस्ट मत करना। तो फिर ये यून की कज़िन यहाँ पर शरीफ बनने की कोशिश करती है और कहती है कि उसका जो बेटा है वो शाओ से बड़ा है और उसका और वैन का अफेयर पहले से चल रहा था और वो कोई शादी के बाद उसके साथ थोड़ी ना जुड़ी हुई थी। तो फिर जिया उसकी पोल खोलती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम बड़ी शरीफ बन गई हो। वो बताती है कि कैसे उसका पहले से ही बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर था
और उसे अचानक से पता चला कि वो प्रेग्नेंट हो गई। वो तो अबॉर्शन करवाना चाहती थी, पर डॉक्टर ने उसे मना किया कि फिर बाद में उसका कभी बेबी नहीं होगा, तो ही वो रखने के लिए मान गई थी। और इस वजह से उसने यून की प्रॉपर्टी छीनने के लिए फैन के साथ ही सब प्लान बनाई। यून की कजिन मान नहीं रही होती है कि तुम्हारे पास कुछ प्रूफ नहीं है, तो जिया बताती है कि वो डॉक्टर की रिपोर्ट यहाँ पर सभी को बता देगी, तो सभी को पता लग जाएगा कि उसने कितनी बार अबॉर्शन करवाई है। फिर यून के डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और इन दोनों चीटर्स को चिल्लाते हैं। तो फिर इनका हस्बैंड तुरंत ही कहने लग जाता है कि मैं इतना भी कोई बुरा नहीं हूँ, तो हमारा डिवोर्स नहीं हो सकता ऐसे। तो फिर इस पर इनकी कज़िन उससे गुस्सा होती है कि तुमने मुझे धोखा दिया। वो उसे मारने जाती है तो वही उसे नीचे गिरा देता है और यून से कहने लगता है कि तुम मुझसे ऐसे डिवोर्स नहीं ले सकती हो, मैं इस शादी को तोड़ने के लिए नहीं मान रहा हूँ। लू को भी यहाँ गुस्सा आने लगती है कि वो ऐसा बोल भी कैसे सकता है। तब यहाँ पर यून उसे रोकती है और कहती है कि इस कम बैक को मैं ही सबक सिखाती हूँ। तभी इतने में यहाँ पर डैड बताने लगता है कि मैडम जियांग आई है। तो यून के डैड पूछते हैं कि कौन मैडम जियांग। तो फिर इस बारे में लू बताता है कि मेरी मॉम। फिर जैसे वो यहाँ पहुँचती है तो जिया अपनी मॉम को देखती रह जाती है कि वो तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर यहाँ पर जिया की मॉम को जिया की मन की बातें सुनाई दे रही होती है और वो उसे देखकर सोचती है कि ये मेरी बेटी है जिसे मैंने उस टाइम पर सॉन्ग फैमिली के साथ एक्सचेंज करी थी। फिर लू बताने लगता है कि मॉम ये मेरी सिस्टर है और वो जिया को भी बताता है कि मॉम है। तो फिर दोनों जल्दी से एक दूसरे को हक करते और रो रहे होते हैं। फिर जी मॉम शाह को देखकर कहती है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है ना। फिर वो भी उससे मिलकर खुश होती है। फिर ये उनके डैड तो यहाँ पर जिया की मॉम की तारीफ़ करने लगते हैं कि वो तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि ये उनके बच्चे होंगे। तो वो कहते हैं कि तारीफ़ के लिए थैंक यू, लेकिन मैं 48 ईयर्स की हूँ और मेरा बड़ा बेटा ही 27 ईयर्स का है और ये मेरा दूसरा बेटा और सबसे छोटी मेरी बेटी जिया। वो बता रही होती है कि मैं यहाँ पर आज अपने सेकंड बेटे लू के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। तो फिर यहाँ पर यून का हस्बैंड कहने लगता है कि यून मेरी वाइफ है और उसे आप लोग मुझसे नहीं छीन सकते। तो मॉम पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तो जिया फिर उन्हें जल्दी जल्दी में पूरी स्टोरी समझाती है और कहती है कि कैसी इस कमबैक सिस्टर इन लॉ को डिवोर्स देने के लिए नहीं मान रहा है। तो फिर यहाँ पर लू की मॉम इससे कहती है कि ये डिवोर्स तो होके रहेगा, तुम जैसे इस कमबैक ने अपने आप को समझा क्या हुआ है। वो इसी के सामने यहाँ पर कॉल लगाती है और सिविल अफेयर्स ब्यूरो के ऑफिस को यहाँ पर बुला लेती है डिवोर्स फाइल करवाने के लिए। यह तो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है कि उसकी मॉम तो कितनी ज़्यादा बोल्ड है और ऊपर से इतनी ब्यूटीफुल भी। वो सोचती है कि मैं तो ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ, मुझे भी इनकी तरह ही बनना है। तो उसकी मॉम तो जिया से अपनी तारीफ़ें सुनकर खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर सिविल अफेयर्स ब्यूरो के सारे ऑफिस के लोग पहुँच जाते हैं। वो पूछते हैं कि किसे डिवोर्स लेना है। तो यून बताती है कि मुझे, पर यहाँ पर उसका हस्बैंड मना कर रहा होता है। तो भी ये लोग साथ देते हैं कि अगर वो सही है तो फिर वो लोग उसे इंसाफ दिलवाएंगे और वो लोग तुरंत ही उसे डिवोर्स का सर्टिफिकेट बना के भी दे देते हैं और फिर अपना चले जाते हैं। फिर यून का ये हस्बैंड इन लोगों को कहने लगता है कि तुम लोग तो कितने बेशरम हो जो ऐसी यूज़ की हुई लड़की को अपनी फैमिली की डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हो। तो सुनते ही मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपनी स्लीव्स ऊपर करती है। तब यहाँ पर जिया जल्दी से अपने भाई की शूज़ निकाल कर उन्हें दे देती है। तो मॉम कहती है कि ये हुई ना मेरी बेटी, और फिर वो इस शूज़ को लेकर उस कमबैक को बहुत मारती है, उसे सबक सिखाती है और वो ये भी उसे कह देती है कि वो अपने बेटे से यून की शादी करवाएंगी और अगर उनका बेटा भी यून को अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा तो वो अच्छी उसके लिए डाउरी देकर उसके लिए और बेटर मैन ढूंढेंगी। लू कहता है कि मॉम मैं आपका सगा बेटा हूँ। तब यहाँ पर कज़िन को तो बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है कि यून को सभी लोग इतने अच्छे क्यों मिल रहे हैं। पर फिर वो यहाँ पर जिया की मॉम को ये बातें सुनाने लगती है कि तुम लोग जो इतनी शो ऑफ कर रहे हो ये सब बातें बोलकर, उसका क्या ही फ़ायदा है, तुम लोग बस मेरे अंकल के पैसों के पीछे ही तो आए हुए हो। तो फिर यहाँ पर जिया की मॉम इन लोग को बताती है कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो अपनी ज़बान संभाल के यूज़ करो। तो फिर यहाँ पर उनके डैड उसकी कज़िन को चिल्लाते हैं कि तुम मुंह बंद ही रखो, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। जिया की मॉम कहने लगती है कि आप ही लोग सोचो कि पूरे शहर में एक ही रिचेस्ट जियांग फैमिली है और वो हम हैं। ये सुनकर तो ये लोग शॉक हो जाते हैं कि ये लोग रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो फिर ये कज़िन तो और शॉक हो जाती है कि अब तो हो गई। और फिर यहाँ पर उनके डैड भी उससे कह देते हैं कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया और फिर गार्ड्स यहाँ पर इसे पकड़ के लेकर जाते हैं। फिर लू यून से कहने लगता है कि वो कोई जानबूझ के अपनी फैमिली की आइडेंटिटी उसे छुपा नहीं रहा था। उसकी मॉम बताने लगती है कि हमारी फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से हमें ये बात छुपानी थी, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि यून कितनी अच्छी बच्ची है कि वो किसी के भी फैमिली बैकग्राउंड से उसे जज नहीं करती है, तो मुझे तो मेरी डॉटर इन लॉ पसंद है। और फिर जी अपने भाई लू को यून के पास भेज देती है और यहाँ पर उसकी मॉम यून को बता रही होती है कि कैसे वो उसे कॉलेज टाइम से पसंद करता था और उसने बताया था कि वो यून को प्रपोज करने के लिए गया, पर फिर चीज़ें कैसे वर्कआउट नहीं करी और ये सब हो गया। वो बताती है कि कैसे तुम्हारी शादी के बाद ये तो कितना अपसेट था। और फिर जिया भी यहाँ पर लू की तारीफ़ कर रही होती है कि सिस्टर इन लॉ मेरा भाई बहुत अच्छा है, तो आप प्लीज़ इसे हाँ बोल दो। और फिर यहाँ पर लू भी डरते हुए पूछ रहा होता है
कि तुम मुझसे शादी करोगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूँगा और अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। वो कुछ नहीं बोल रही होती तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी मैं इंतज़ार करूँगा। तो फिर वो हंसते हुए कहती है कि आखिर इतने अच्छे हस्बैंड को मैं कैसे मना कर सकती हूँ। वो उसे हाँ बोल देती है और कहती है कि मैं फूल ही होंगी जो इतनी अच्छी फैमिली में शादी नहीं करूँगी तो। और वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ती है। फिर पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर इसके बाद ही उनके डैड की तबीयत ख़राब हो रही होती है, तो जिया जल्दी से अपने मैजिक से उन्हें ठीक करने लग जाती है और बताती है कि उनके ऊपर किसी ने कर्ज किया था, लेकिन अभी वो ठीक है और वो बाद में इसका और अच्छा सोल्यूशन निकालेगी। अभी बस उन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। फिर यून यहाँ पर जिया को थैंक्स करती है। फिर जिया की मॉम कहती है कि चलो अब हम तुम्हें घर लेके चलते हैं। फिर जिया जब अपनी फैमिली के साथ अपने घर के सामने पहुंचती है तो वो कहती है कि क्या हम लोग कोई म्यूज़ियम आए हुए हैं। तो उसकी मॉम बताती है कि ये म्यूज़ियम नहीं, हमारा घर है। और वो उसे कहती है कि हम कोई गरीब थोड़ी ना है जो खाना भी अफोर्ड ना कर पाए, उल्टा हम इस पूरे शहर के सबसे रिचेस्ट फैमिली है। जिया तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि सॉन्ग फैमिली से तो उसे पता चला था कि जियांग फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब है और ये सभी वर्कर्स हैं, तो उसके लिए कितना अनएक्सपेक्टेड होता है। तब यहाँ पर उसका बड़ा भाई हान कहता है कि चलो अब घर के अंदर चलते हैं। फिर ये लोग उसे घर दिखाते हैं और जिया को पूरा घर बहुत पसंद आता है। फिर सभी बैठ जाते हैं और जिया फिर ये सोच रही होती है कि यानी अगर उसकी फैमिली रिचेस्ट फैमिली है तो ओरिजिनल स्टोरी के हिसाब से बहुत कुछ चेंज हो गया है। जैसे कि उसने अभी अपने फर्स्ट ब्रदर के बारे में कुछ चीज़ें बदली, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जो कि शायद होके रहेंगी और वो उसे रोकना चाहती है। वो अपने सारे भाइयों और मॉम डैड के बारे में इस बारे में सोच रही होती है कि स्टोरी के हिसाब से वो लोग के ऊपर कौन कौन सी मुसीबत आने वाली है और किस तरीके से वो लोग मरने वाले हैं, जिसे सुनकर पूरी फैमिली यहाँ पर शॉक हो रहे होते हैं। और जिया के डैड भी यहाँ पर कहने लगते हैं कि ये सब कितना अनबिलीवेबल है। तभी जिया कहती है कि डैड आपने कुछ बोले, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम अपना कंटिन्यू करो। और जिया फिर यहाँ वॉक करते करते आगे की पूरी स्टोरी सोच रही होती है और फिर वो बैठ जाती है और सोचती है कि मुझे तो ब्रेन कैंसर है और मैं तो 2 साल से ज़्यादा ज़िंदा ही नहीं रह पाऊँगी। तभी ये लोग सुन लेते हैं और उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा शॉक होती है, उन्हें तो फिर चक्कर आने लगता है। तो जिया कहती है कि मॉम क्या हुआ, आप ठीक हो? तो फिर वो सभी से कहती है ये हमारी फैमिली ने कितने टाइम से मेडिकल चेकअप नहीं कराई है ना, तो जिया अब तुम भी हमारे साथ चलोगी। और वो सोच रही होती है कि अभी तो उनकी बेटी उनके घर आई है और ऐसे कैसे उसे कुछ हो सकता है। वो सोच लेती है कि उन्हें चाहे जो करना पड़ जाए वो उसकी बीमारी ठीक करके रहेंगी। जिया सोच रही होती है कि अगर मेरा चेकअप होगा तो मैं ब्रेन कैंसर के बारे में कैसे छुपाऊंगी। फिर वो कहती है कि मॉम मैं नहीं जा सकती हूँ क्या। तो उसकी मॉम कहती है कि पूरी फैमिली को चलना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर जिया के बाकी भाई कल सुबह चलने के ही रेडी हो जाते हैं और जिया सोचती है कि क्या रिच फैमिली की डॉटर होना ऐसा फील होता है। फिर जिया की मॉम उसे बैठने बोलती है और वो उसे उसकी बचपन की स्टोरी सुना रही होती है और कह रही होती है कि सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें कभी उन्हें देना ही नहीं चाहिए था। वो बताती है कि कैसे वो छोटी थी तो इतनी बीमार थी और वहाँ पर एक मास्टर आए थे और उन्होंने बताए थे कि उनकी फैमिली का लक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से उनकी बेटी इतनी इजीली ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए मास्टर ने उन्हें सजेस्ट करे थे कि उन्हें एक हार्ड लाइफ जीनी पड़ेगी, तभी वो अपनी बेटी को बचा सकेंगे। तो जिया की मॉम बताती है कि इसीलिए उन्होंने उसे सॉन्ग फैमिली के पास भेज दिए थे ताकि वहाँ पर वो एक बेटर लाइफ जी सके, और इसलिए वो लोग अपनी अमीरी छुपाकर ऐसे गरीब होने की भी कोशिश कर रहे थे। वो कहती है कि लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि हम अपनी अच्छी बेटी को भेजेंगे और ये सब हो जाएगा। और उसके डैड और मॉम मन में सोच रहे थे सॉन्ग फैमिली की वजह से जिया का आज ये हाल हुआ है और उसे ब्रेन कैंसर हुआ है। फिर जिया अपने मॉम डैड और भाइयों का प्यार देखते हुए कह रही है कि मुझे आप लोग का प्यार बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि आखिर हम फैमिली है। फिर जिया पूछती है कि क्या निंग को लेने के लिए क्या सॉन्ग फैमिली खुद आए हुए थे। तो डैड बताते हैं कि हाँ ये 1 महीने पहले की बात है, जब हमारे घर के सामने इतनी सारी कार्स खड़ी हुई थी और सॉन्ग फैमिली के 4 मेंबर्स आए थे और डीएनए टेस्ट के साथ उन्होंने हमें बताया कि निंग असल में उनकी ही बेटी है और वो लोग फिर उसे लेकर चले गए। तो जिया फिर समझ जाती है कि यानी ये सब सॉन्ग फैमिली की चाल थी कि बचपन में उन्होंने उसे और अपनी बेटी को एक्सचेंज करे ताकि वो लोग उसकी फैमिली का लक छीन सके। फिर वो पूछती है कि मॉम डैड आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग को वो मास्टर याद है जिसने आप लोग को सब बताया था। तो फिर उसके डैड बताते हैं कि हाँ वो मास्टर ने टेंपल छोड़ दिया था और उसने शादी कर लिया था, उसके 2 बच्चे भी है। ये सुनकर फिर मन में सोच रही होती है कि कोई आखिर अपनी कल्टीवेशन कैसे छोड़ सकता है और ऐसे एविल कैसे बन सकता है, या फिर वो शुरू से ही ऐसा एविल था। विशियन तो फिक्र कर रहा होता है कि जिया आखिर उसे शादी करेगी कि नहीं। फिर वो उसे कहता है कि तुम नन बनने का तो नहीं सोचती हो ना।
तो जिया कहती है कि आइडिया तो अच्छा है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो तुरंत ही उसका मुंह बंद करता है और कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, तुम ऐसे कैसे मुझे डंप करोगी। तो जिया के दोनों भाई हंस रहे होते हैं। फिर इसके बाद जिया को छोड़ के यहाँ पर पूरी फैमिली मेम्बर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सभी को जिया की मन की बातें सुनाई दे रही है। मॉम कहती है कि तुम सभी को क्या लगता है कि हम सभी को जिया की मन की बातें क्यों सुनाई दे रही है। तो फिर जिया का भाई कहता है कि हम लोग क्योंकि उसके ब्लड रिलेटिव इसलिए। तो मॉम कहती है कि मैंने भी ऐसी सोची थी, लेकिन फिर आखिर शीन को क्यों सुनाई दे रही है। तो शीन कहता है कि क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ इसलिए। तो मॉम यहाँ गुस्से में दिखती है, तो कहता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। फिर मॉम इन लोग से कहती है कि अगर जिया की जो भी सारी बातें वो सब सच होंगी तो हमें इसके लिए कुछ करना होगा। सॉन्ग फैमिली ने हमें इतना बुली करी है, तो हम सभी को उन्हें सबक सिखाना होगा। फिर तभी इन लोग को ध्यान आता है कि जिया यहाँ पर नहीं है, लगता है वो अकेले उनकी फैमिली के पास तो नहीं चली गई। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर अपने भाई लू के साथ यून के घर पे आई होती है और यहाँ पर उसी बारे में पता करने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर यून के डैड के ऊपर इतनी ब्लैक एनर्जी क्यों है। वो यून से कहती है कि तुम मुझे अपना गार्डन दिखाओगे, मुझे कुछ चीज़ें चेक करनी है। फिर तभी इतने में यहाँ पर शीन पहुँच जाता है और सोचता है कि मैं तो फिर भी लेट हो गया, सेकेंड ब्रदर लू मुझसे पहले पहुँच गए। फिर ये लोग गार्डन में जाते हैं और यहाँ पर एक स्विमिंग पूल को देख रहे होते हैं और जिया बताती है कि एविल मैजिक वाला इसी में किसी ने छुपाया है। वो पूछती है कि क्या तुम्हारी फैमिली का किसी के साथ ग्रज है और यहाँ पर आकर ये किसने किया होगा। तो फिर यून बताती है कि एक मास्टर है जो वो यहाँ पर आए थे और वो समझ आती है कि यानी उन्होंने ये काम किया होगा। फिर जिया कहती है कि इस एविल स्टफ को मैं निकाल सकती हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो यून कहती है कि रहने दो, हम इस काम के लिए किसी और को ढूंढ लेते हैं, मैं तुम्हारी सेफ्टी चाहती हूँ। तो जिया कहती है कि फिक्र मत करो, ये काम मेरे लिए ईजी है। और फिर वो अपने मैजिक से यहाँ पानी के अंदर चली जाती है। तो ये लोग वेट करते हैं और फिर फिक्र करने लग जाते हैं। तब यहाँ पर लू कह रहा होता है कि मैं पानी में जाके देखता हूँ। तो शीन उसे रोकता है और कहता है कि ब्रदर मुझ पे छोड़ दो, मैं जाता हूँ जिया को बचाने के लिए। वो पानी में कूद तो जाता है पर यहाँ पर जिया खुद ही पानी से बाहर आ जाती है और वो बताती है कि उसने वो मैजिक वाला स्टफ लेकर आ गई है और अब वो उसके डैड को बचा लेगी। तो फिर ये लोग उसे बहुत थैंक्स करते हैं और फिर जिया पूछती है कि वैसे शियन कहाँ पर है। तो शियन यहाँ पानी में डूब रहा होता है, तो ये लोग फिर उसे निकालते हैं और फिर जिया उनके डैड को अपने मैजिक पावर से ठीक कर देती है। जब उन्हें होश आता है तो फिर यहाँ पर यून उन्हें बताती है कि जिया ने आपको ठीक करी है। तो यहाँ पर उनके डैड जिया को बहुत ज़्यादा थैंक्स करते हैं इसके लिए। तो कहती है कि ये तो कुछ नहीं था, लेकिन मुझे आपसे कुछ चीज़ चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। जिया उनसे उनके एंटीक मांगती है तो वो सब देने को तैयार होते हैं और फिर यहाँ पर शियन जिया के साथ एंटीक उठाने आता है और कहता है कि तुम्हें कौन सा वाला लेना है। तो कहती है कि हमें सब लेना पड़ेगा, इन सभी में बुरी एविल मैजिक पावर्स है जिससे मुझे यहाँ से ख़त्म करना है। शियन कहता है कि मैंने उठाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। तो जिया कहती है कि रहने दो। ब्यू नहीं मान रहा होता है, तो पहले ये अपनी पावर से सारी एविल चीज़ों को उसमें से निकालती है ताकि वो उसे टच करे तो उसे कुछ हो ना। फिर उसके बाद वो सभी को कार में डालने में हेल्प करता है और जिया सोचती है कि जब मैं अपने मैजिक से एक ही बारी में सबको डाल सकती थी, पर फिर भी इस पगली ने इतनी मेहनत क्यों किया। तो वो ये सुनकर शौक होता है कि मैंने जिया को इम्प्रेस करने के लिए ये सब फालतू में ही कर दिया, ये सब तो उसके कोई काम का ही नहीं था। घर पे यहाँ फिर जिया के मॉम डैड उसके भाई हान के साथ उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और फिक्र करने लगते हैं कि वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए। फिर हान कहता है कि मॉम डैड मैं कॉल लगा के पता करता हूँ। फिर तभी इतने में जिया यहाँ पहुँच जाती है, तो वो लोग उसे देखकर खुश होते हैं और फिर उसे पूछते हैं कि उसका भाई लू क्यों नहीं आया। तो कहती है कि वो तो सिस्टर इन लॉ के साथ है, शायद वो बाद में आ जाएंगे। फिर शियन जिया से पूछ रहा होता है कि ये सारे जेट के बॉक्स को कहाँ पे रखना है। तो कहती है कि चलो मेरे साथ, और वो उसे अंदर रूम में लेके जाती है। फिर ये पूरी फैमिली मेम्बर छुप के देख रहे होते हैं और इन लोग को शियन सब बता रहा होता है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था और ये लोग मिलकर फिर देख रहे होते हैं कि जिया कैसे अपनी मैजिक फॉर्मेशन से उन एविल पावर्स को निकाल रही होती है। और तभी इतने में वो लोग यहाँ पर साइड में गिरने लगते हैं, तो जिया उन लोग को देख लेती है। फिर वो लोग आकर पूछ रहे होते हैं, तो जिया कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, इस सब में अब कोई खतरा नहीं है, मैंने इस सब में से सारी मैजिक पावर्स निकाल दी हूँ। तो उसकी मम्मी से कहती है कि मुझे तुम पर पूरा बिलीव है। और फिर सब यहाँ पर जिया को कहते हैं कि अब उन्हें हॉस्पिटल चलना है चेकअप के लिए। जिया मना कर रही होती है, तो वो लोग उसे ज़बरदस्ती उठा के लेके जाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर बारी बारी सभी का फुल चेकअप करता है और जब रिपोर्ट आती है तो जिया की रिपोर्ट में ब्रेन कैंसर का कुछ लिखा ही नहीं होता है। तो सभी बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं और जिया यहाँ मनी मन खुश हो रही होती है कि अच्छा हुआ मैंने पहले अपनी रिपोर्ट को स्विच कर दी थी, नहीं तो पूरी फैमिली मेरे ब्रेन कैंसर के जानने के बाद कितने ज़्यादा परेशान हो जाते। माना मेरे पास सिर्फ 2 साल बचे, लेकिन मैं इन 2 सालों में अपनी इस प्यारी सी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ और इन लोग की सारी मुसीबतें दूर करना चाहती हूँ। तो उसकी मन की बातें सुनने के बाद यहाँ पर उसकी मॉम को भी अपसेट फील हो रहा होता है। वो सोचती है कि वो ऐसे टाइम में भी हमारी फैमिली की फिक्र कर रही है। तो उसकी मॉम गॉड से विश करने लग जाती है कि वो बस उसकी बेटी को ठीक कर दे
और उसकी जगह उन्हें पनिश कर दे वो चलेगा। उसके डैड भी चुपके से अपने आंसू पोंछ रहे होते हैं। तो जिया सभी को अपसेट देखकर पूछती है कि आप सभी का मूड क्यों खराब लग रहा है। तो उसके भाई लोग भी यहाँ पर बहाना करने लगते हैं कि उनकी आंखों में कुछ चला गया था। फिर जिया यहाँ डॉक्टर का नाम पढ़ती है तो उसे याद आता है कि यही तो वो बंदा है जो उसके सेकेंड ब्रदर को फंसाने वाला है और उसकी वजह से उसका करियर खराब हो जाएगा। काश इस डॉक्टर को अभी कोई फायर कर सकता। तो यहाँ पर लू तुरंत ही जिया के लिए इस डॉक्टर को फायर कर देता है उसके कुछ काम का इशू लेकर। तो फिर उसे यहाँ से निकलना पड़ता है और जिया खुश हो जाती है कि अच्छा है अब ये मेरे ब्रदर को परेशान नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया के मॉम डैड उसे शॉपिंग के लिए मॉल में लेकर गए होते हैं। तभी यहाँ पर इन लोग को देखने मिलता है कि निंग भी यहाँ पर अपनी मॉम के साथ आई होती है। फिर इन लोग की आपस में काफ़ी सारी आर्ग्यूमेंट होने लगती है और निंग यहाँ पर इन लोग की फैमिली की बेइज्जती करने की कोशिश करती है कि ये लोग कितने गरीब हैं। तो शियन तुरंत यहाँ पर अपना लेवल इन लोग को दिखा देता है कि वो लोग कितने अमीर है और सारी चीज़ें यहाँ पर जिया के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। तो निंग की मॉम काफ़ी शॉक होती है कि जिया का फियांसे इतना अमीर है। वो निंग से पूछती है कि तुमने तो बताई थी कि ये बस एक गुंडा है, पर इसे देखकर तो लगता है कि ये बहुत ही रिच फैमिली का यंग मास्टर है। तो कहती है कि मॉम ये चाहे जो पैसे रख ले है तो ये वही गुंडा ना। और वो फिर अपनी मॉम को यहाँ से लेकर चली जाती है। तभी जिया इस बारे में सोचने लगती है कि उसे ऐसा फील हुआ था कि निंग अभी किसी सिस्टम से बात कर रही थी और कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए आई है। फिर ये अपने मॉम डैड से कहती है कि मैं अभी आती हूँ और वो जल्दी से चुपके से निंग की बातें सुनने जाती है जो कि यहाँ पर सिस्टम से अकेले में बात कर रही होती है। तो जिया को यहाँ पर पता चलता है कि यही तो असल में इस नॉवल की फीमेल लीड है जिसकी यहाँ पर सिस्टम हेल्प कर रहा है। वो उसे किसी बंदे के बारे में बता रहा होता है जिसको उसे इम्प्रेस करना है और फिर उसे बहुत फ़ायदा होगा। पर हम देखते हैं कि जिया तो उससे पहले उस लड़के के पास पहुँच जाती है उसकी हेल्प करने जो कि यहाँ पर अपनी जान देने जा रहा था। वो उसे समझाती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है उसे ठीक करने में। और फिर जैसे ही वो उसके फेस पर वो मैजिक स्पेल लगाती है तो वो ठीक हो जाता है और अब खड़ा हो पा रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जिया की बातें फिर उसे समझ आती है। जिया जब यहाँ से चली जाती है तब इतने में यहाँ पर निंग पहुँचती है और वो इसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, पर वो तो इसे वियर्ड समझ कर यहाँ से चला जाता है कि ये अजीब ही लड़की थी। और फिर निंग सिस्टम से बात करती है कि मैंने बहुत ही अच्छा करी ना। तो वो बताता है कि तुम्हारी ट्रिक्स तो बिल्कुल काम करी नहीं, देखो तुम्हें भी अब जिया की मेथड्स यूज़ करना होगा, तुम भी उसकी तरह लाइव स्ट्रीमिंग में फॉर्च्यून टेलिंग ट्राई करो। जिया जब यहाँ मॉल से बाहर आती है तो उसके मॉम डैड और शियन उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और यहाँ पर शियन बताने लगता है कि मॉम डैड तुम्हारी बहुत फिक्र कर रहे थे। तो जिया कहती है कि देखो मैं कितनी ठीक हूँ। फिर इसके बाद जिया घर आकर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करती है और यहाँ पर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग तो अब शियन भी देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है। जिया के फैन सब काफ़ी बढ़ गए होते हैं और वो नंबर 1 लाइव स्ट्रीमिंग पर आ चुकी होती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर निंग भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है और फिर दोनों के बीच में पब्लिक चैलेंज करवाना चाह रही होती है कि वो दोनों ही फॉर्च्यून टेलिंग का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो एक साथ मैच करें। तो दोनों चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और जब साथ में यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि निंग की हेल्प तो सिस्टम कर रहा होता है उसे सब बताने में कि पब्लिक को क्या आंसर देना है और दोनों ही फिर कुछ फ्यूचर की चीज़ें प्रेडिक्ट करते हैं। निंग तो वही स्टोरी के हिसाब से बता रही होती है क्योंकि उसे सिस्टम की वजह से नॉवेल में लिखी हुई चीज़ों के बारे में पता है। और जिया तो क्योंकि ये कल्टिवेटर है तो उसे उससे ज़्यादा पावर होती है, उसे ज़्यादा चीज़ें पता होती है। फिर निंग हारने लग जाती है तो फिर वो अपना इमोशनल गेम शुरू करती है और सभी को अपनी दुख भरी स्टोरी बताने लगती है कि कैसे बचपन में वो और जिया एक्सचेंज हो गए थे और वो जिया की जंग फैमिली के पास रही और कितना गरीबी में सफ़र करी और जिया उल्टा सॉन्ग फैमिली के पास रहकर मज़े करिए। तो फिर इसकी एक्टिंग से सारी पब्लिक इसकी बातों में आ जाते हैं और जिया भी समझ रही होती है कि देखो कैसे विक्टिम बन रही है। तभी ये लाइव स्ट्रीमिंग देखकर यहाँ पर सिस्टम निंग को बता रहा होता है कि वो बहुत ही अच्छा एक्टिंग कर रही है, सभी उसके साइड हो चुके हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया की मॉम को ये देखने के बाद बहुत गुस्सा आता है और वो जिया की हेल्प करना चाह रही होती है। तो डैड कहते हैं कि मैं भी चलूँगा, तो कहते हैं कि नहीं तुम यहीं पर रहो। और फिर मॉम भी यहाँ जिया की लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करती है सारी पब्लिक को सच बताने के लिए, पर क्योंकि निंग ने पहले ही सभी को साइड कर रखी होती है तो वो लोग इतनी ईजिली मान नहीं रहे होते हैं। अभी जिया कहती है कि मॉम मैं भी हूँ ना। फिर वो सभी को बता रही होती है कि ये निंग आप लोग से बोल रही है कि मैंने सॉन्ग फैमिली में रहकर सारे पैसे खर्च कर दी, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि इसने सब कुछ महंगी महंगी चीज़ें पहनी है। तो फिर वो लोग भी नोटिस करते हैं कि उसकी ईयरिंग भी बहुत ज़्यादा महंगी है और कपड़े भी। फिर यहाँ पर निंग की असलियत सभी को पता लगना शुरू होती है तो यहाँ पर उसकी बेइज्जती होना शुरू हो जाती है और वो गुस्से में फिर यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है। तो फिर सिस्टम उसे कहता है कि तुमने सब खराब कर दी, अब तुम्हारा स्कोर वापस 0 हो जाएगा। निंग फिर सिस्टम को चिल्लाने लगती है कि तुम सच में कोई काम के नहीं हो। फिर वो कहने लगती है कि जिया वो शियन को पसंद करती है ना, तो मैं उसी रास्ते से हटाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि शियन जिया को बता रहा होता है कि उसे कल ज़रूरी काम से बिजनेस ट्रिप के लिए जाना होगा।
फिर जिया अपने मॉम डैड के साथ न्यूज़ में देखती है कि शियन जो जगह पर गया हुआ है वहाँ पर बहुत ही बड़ा डिजास्टर आया हुआ है। तो जिया फिर यहाँ पता करने की कोशिश करती है कि शियन की जान खतरे में, तो वो तुरंत ही वहाँ पहुँचती है उसे बचाने के लिए। और शियन यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होता है कि जिया उसके लिए इतनी फिक्र कर रही है। वो देखती है कि उसने जो मैजिक स्पेल उसके ऊपर लगाई थी उसी की वजह से वो बच गया, क्योंकि उसने अभी तक उसे अपने हाथ में पकड़ के रखा था। वो ये देखकर रोने लग जाती है कि वो ठीक है। फिर तभी यहाँ पर वो उसे आई लव यू कहता है और उसे प्रपोज करने लगता है कि वो उससे शादी करेगी। तो यहाँ पर जिया तो यही सोच रही होती है कि उसके पास तो सिर्फ 2 साल बचे लाइफ के, तो क्या वो उसके साथ हमेशा रह पाएगी। तब यहाँ पर शियन उसे कहने लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हमेशा साथ रहेंगे। जिया उसे जवाब देना चाह रही होती है पर वो बेहोश हो जाती है। जिया को जब होश आता है तो वो यहाँ हॉस्पिटल में होती है और यहाँ पर शियन उसका ख्याल रख रहा होता है। ये समझ जाती है कि कोई उसके ऊपर मैजिक कर रहा है, इसलिए उसकी बॉडी वीक पड़ी और इसके पीछे निंग का हाथ है। और फिर हम देखते हैं कि निंग तो यहाँ पर मास्टर के साथ मिलकर शाओ के ऊपर मैजिक फॉर्मेशन कर रही होती है और फिर जिया यहाँ पर सारे लोगों के साथ मिलकर शाओ को बचाने के लिए पहुंचती है। और क्योंकि उसकी पावर इन लोग से ज़्यादा होती है इसलिए वो यहाँ पर निंग के मास्टर को हरा देती है और शाओ को ये लोग सेफली बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि निंग का जो भाई है वो ऑलरेडी उस क्लब वाली लड़की की वजह से बर्बाद हो चुका होता है और जिया और शियन साथ में मिलकर उन लोगों का सीसीटीवी फुटेज में वीडियो देख रहे होते हैं कि वो तो यहाँ पर कैसे उसे परेशान कर रही होती है उसके सामने किसी और मैन के साथ अफेयर चला के। फिर तभी वहाँ पर निंग पहुँच जाती है पुलिस को लेकर और उस लड़की को अरेस्ट करवा देती है और वो अपने ही भाई को गला दबा के मारने जा रही होती है। तो यहाँ पर उसकी मॉम पहुँचती है और उसे चिल्लाती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, तो वो तो उन्हीं लोग को धमकी दे के डरा के चली जाती है। फिर शियन और जिया यहाँ पर साथ में सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर दोनों एकदम ही क्लोज आ रहे होते हैं किस करने के लिए, पर तभी मॉम बीच में आ जाती है और शियन को बाहर बात करने के लिए बुलाती है, जिसके बाद फिर शियन जिया को अच्छे से बाय करके चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जिया यही सोच रही होती है कि उसने अब अपनी फैमिली के काफ़ी इशू सॉल्व कर दिए और अब उसकी फैमिली के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो लोग अब हैप्पीली रहेंगे और अब उसके जाने का टाइम भी हो गया। वो रात में बारी बारी सभी के पास एक मैजिक स्पेल छोड़ती है ताकि वो सभी उसे भूल जाए। और फिर मॉर्निंग में जब वो शियन के साथ बाहर डेट पर गई होती है तो वो उसे फिर से प्रपोज कर रहा होता है। जिया भी उसे हाँ बोलती है कि वो भी उसे लाइक करती है। उसे बोलते हुए उसके ऊपर मैजिक स्पेल लगा देती है। वो तुरंत ही उसे भूल जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। फिर जिया वहाँ से चली जाती है क्योंकि अब उसकी मरने का टाइम आ गया होता है। उसका ये लोग फ्यूनरल अटेंड कर रहे होते हैं और जिया फिर वहाँ अलग ही वर्ल्ड में पहुँचती है जहाँ पर सिस्टम उससे बात करता है कि अब उसने ये नॉवल वर्ल्ड पार कर लिए, तो वापस से उसे इस नॉवल के अंदर हमेशा रहने का एक रिवॉर्ड मिल रहा है। तो वो क्या वो ये रिवॉर्ड लेगी? जिया रिवॉर्ड एक्सेप्ट करती है। तो ऐसा कुछ होता है कि निंग असल में हीरोइन से विलेन बन जाती है जो कि मारी जाती है और क्योंकि अब जिया हीरोइन बन गई है इसलिए वो यहाँ वापस से ठीक हो जाती है और फिर पूरी फैमिली यहाँ जिया को सेफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।